संस्कृत में बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राएं संज्ञा प्रकरण व्याकरण का क्रमशः अध्ययन करते हुए आज नवा सूत्र अध्ययन करेंगे। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख सहित नासिका से बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक होते हैं। यहाँ पर भाव यह है कि मुख से तो प्रत्येक वर्ण बोला ही जाता है, पर जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाएं वह अनुनासिक होते हैं। जैसे यम यण नम आदि मुख और नासिका दोनों से बोले जाने वाले हैं, अतः अनुनासिक संज्ञक हैं। इसी प्रकार यदि स्वर केवल मुख से बोला जाएगा तो अननुनासिक होगा। इस प्रकार सामान्य रूप से अचों के 18 भेद होते हैं। ए उ री इनमें से प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। ली वर्ण के 12 भेद होते हैं और इसके दीर्घ भेद नहीं होते। ए ओ ऐ औ वर्णों के भी 12-12 भेद होते हैं, क्योंकि ये ह्रस्व नहीं होते हैं। इस प्रकार स्वरों के 3 वर्ग हो गए हैं। यहाँ पर सभी बच्चों ने समझा कि मुख नासिका वचनों अनुनासिक है। मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला वर्ण या बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक कहलाते हैं। उसका भाव क्या है कि मुख से तो प्रत्येक वर्ण बोला ही जाता है, पर जो मुख और नासिका यानी नाक से बोला जाने वाला जो दोनों से बोले जाते हैं वे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। और जो नासिका से नहीं बोले जाते स्वर वर्ण वो क्या कहलाते हैं? अननुनासिक होते हैं। तो अनुनासिक वर्ण कौन कौन सी? य में यण नम आदि जो ये 5 जो वर्ण हैं वो मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए अनुनासिक हैं। इसी प्रकार स्वर वर्ण है वो केवल उसमें कोई किसी भी तरह का व्यंजन का मिलान नहीं होता, अतः वह अननुनासिक होता है। तो अनुनासिक और अननुनासिक भेद से ये 2 प्रकार के हो गए और सामान्य रूप से अचों के भेद 18 होते हैं। यहाँ पर कुछ अच अलग अलग बताए हैं कि ए यू री इनमें से प्रत्येक वर्ण के 18 भेद होते हैं। ली वर्ण के 12 भेद होते हैं, इसके दीर्घ भेद नहीं होते। ए ओ ऐ औ आदि वर्णों के 12-12 भेद होते हैं, क्योंकि ये ह्रस्व नहीं होते। इस प्रकार स्वरों के 3 वर्ग हो गए हैं। नेक्स्ट अगला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। 10 नंबर तुल्य आस्य प्लस प्रयत्नम बराबर सवर्णम। तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के हों तथा जिस अन्य वर्ण के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के समान हों तो उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थात दोनों वर्ण एक ही श्रेणी के माने जाते हैं और एक के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अब सभी बच्चे और अधिक ध्यान से देखें, ध्यान से सुने कि यहाँ पर उदाहरण दिया है कि अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए कवर्ग, कवर्ग वर्ग क्या होता है? जो पूरी लाइन होती है, जैसे क ख ग घ ये, तो ये कवर्ग वर्ग माना जाता है। तो ए कवर्ग है और विसर्ग का कंठ स्थान है। कौन कौन सा स्थान है? ए कवर्ग, कवर्ग यानी पूरे 5 अक्षर, और है और विसर्ग इन सब का स्थान कौन सा होता है? कंठ होता है। और इचु सया इचु यसा नाम तालुहु ई चवर्ग, चवर्ग अर्थात पूरी च की लाइन, और ये और शय का स्थान क्या होता है? तालु होता है। नेक्स्ट सूत्र ऋटुर साणाम मूर्धा। री टवर्ग रे और शय का स्थान होता है मूर्धा। ली न अगला सूत्र है ली तुल सानाम दंताहा। ली तवर्ग ले और से का दंत स्थान है। अगला उपदमानीय नाम ओष्ठौ। उ पवर्ग और उपदमानीय पफ का स्थान होता है, उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। यमयणनम नासिका नाना नाम नासिका च यमयणनम का नासिका स्थान है। एदई तो कंठ तालु। ए ऐ का
कंठ और तालु स्थान है। ओदौ तो कंठोष्ठम, ओ और औ का कंठ और ओष्ठ स्थान है। वकारस्य दंतोष्ठम, व का दंत और ओष्ठ स्थान है। जिव्यामूलीयस्य जिव्यामूलम, जिव्यामूलीय क ख का स्थान जिव्यामूल होता है। जिव्या के मूल में यानी जीभ के आपके मूल स्थान पर। नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का नासिका स्थान है। दांतों के पीछे जो कठिन मुख की जो हमारी छत है उसे तालु, और तालु स्थान के पीछे और भी जो हमारा स्थान है मुंह में छत है जो वो उसका छत का जो कोमल भाग है उसे मूर्धा कहते हैं। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने समझा कि अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, इचु शयना नाम तालु, ऋतुषाणा नाम मूर्धा, लृतुलसा नाम दंता, उपद्मानीया नाम औष्ठौ, यमयणनम नाना नाम नासिका च, एदै तो कंठतालु, ओदौ तो कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिव्यामूलीयस्य जिव्यामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। इस प्रकार आप सभी बच्चों ने तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र को समझा कि तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों जिस वर्ण के हों उस वर्ण को, ये दोनों जिस वर्ण के हों तथा जिस अन्य वर्ण के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न के समान हो उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, अर्थात दोनों वर्ण एक ही श्रेणी के माने जाते हैं और एक के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर अगले प्रयत्न दो प्रकार के माने गए हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न है जैसे स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत संव्रत, ये 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। और स्पर्श वर्ण जैसे कैसे मैं तक सब स्पष्ट प्रयत्न होता है, उच्चारण के समय वर्णों का उस स्थान का स्पर्श करना। अंतस्तो यरलव का ईषत् स्पष्ट है यानी कुछ कुछ स्पर्श हुआ, अधिक स्पर्श नहीं हुआ। ऊष्म वर्ण श है का ईषद विव्रत है कि कुछ खुला रहता है और वायु रुकती नहीं है। स्वरों से ऐसे औ तक का विव्रत प्रयत्न होता है, वर्णों के उच्चारण के समय कंठ का खुला रहना। ह्रीस्व ए का प्रयोग की अवस्था में संवृत प्रयत्न होता है और प्रक्रिया अर्थात रूप निर्माण की अवस्था में विव्रत प्रयत्न होता है, वायु का मार्ग बंद हो जाता है। प्रयत्न वर्णों के उच्चारण में कुछ चेष्टा करनी पड़ती है। प्रयत्न क्या होता है, कोई भी वर्ण के उच्चारण में कुछ चेष्टा करनी पड़ती है, उसे यत्न या प्रयत्न कहते हैं। इनमें आभ्यंतर प्रयत्न मुख के भीतर होता है और पहले होता है, बाह्य प्रयत्न मुख से वर्ण निकलने के समय होता है और इसका अनुभव सुनने वाला भी कर सकता है। तो यहाँ पर प्रयत्न दो प्रकार के पढ़े आप सभी बच्चों ने, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के हुए, 5 प्रकार के, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत। स्पृष्ट स्पर्श वर्णों, स्पृष्ट क्या कहलाता है, स्पर्श वर्णों का प्रयत्न होता है यानी कैसे मैं तक का जो भी वर्ण है उनके उच्चारण के समय वर्णों का उन स्थानों से तत्त स्थानों से स्पर्श करना ही स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। और अंतस्थो यरलव का ईषत् स्पृष्ट है यानी कुछ कुछ स्पर्श हुए ये। और ऊष्म वर्ण जैसे स है का ईषद विव्रत है यानी कुछ खुला रहता है और वायु रुकती नहीं है। स्वरों जैसे ऐसे और औ तक का विव्रत प्रयत्न कहलाता है। विव्रत प्रयत्न का यहाँ पर क्या अभिप्राय है, वर्णों के उच्चारण के समय कंठ का खुला रहना। ह्रीस्व ए का प्रयोग की अवस्था में संव्रत प्रयत्न होता है और प्रक्रिया अर्थात रूप निर्माण की अवस्था में विव्रत प्रयत्न होता है, वायु का मार्ग बंद हो जाता है। इस प्रकार वर्णों के उच्चारण में कुछ चेष्टा करनी पड़े। धन्यवाद।